वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघवाद। भारतीय संघवाद के मुख्य लक्षण। भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान के लिए एक संघीय ढांचा अपनाया जो भारत के भौगोलिक विस्तार, भाषाई विविधताओं तथा सांस्कृतिक भिन्नता और राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न तत्वों से देश के शासन तंत्र को चलाने के लिए उपयुक्त समझा गया। हमारे देश के शासन तंत्र को चलाने के लिए संघीय ढांचे को उपयुक्त समझा गया। आगे पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय संघवाद अनुबंधात्मक नहीं, समर्पणात्मक है। इसका आधार राज्य और, यहाँ पे मिस्टेक है, को लिखा है, आप और कर लीजिए। यहाँ पर राज्यों और केंद्र को जोड़कर तैयार नहीं किया गया। इसका मूल उद्देश्य, किसका मूल उद्देश्य? संघवाद का मूल उद्देश्य केंद्र से राज्य को सत्ता का अधिकार दिलाना था। भारतीय संघवाद केंद्रीकृत संघवाद का नमूना पेश करता है। आगे हम पढ़ते हैं कि वह संघवाद का नमूना कैसे पेश करता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भी इसे एक प्रकार का परिसंघ स्वीकार किया है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को एक परिसंघ स्वीकार किया है जो भारत की अनोखी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनाया गया है। जेनिंग्स ने लिखा है कि इसमें, यानी कि भारतीय संघवाद में, यह सिद्धांत शामिल है कि भारत परिसंघ होते हुए भी इसमें राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है, कि भारत में के संघवाद में राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च माना गया है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संघ और राज्य सरकारों की आत्मनिर्भरता केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण की दोहरी प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? आत्मनिर्भरता दोनों सदनों की, केंद्र की भी और राज्य की भी। अब समझ लेते हैं केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण क्या है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति राष्ट्रीय योजनाओं की आवश्यकता को लेकर उत्पन्न हुई, कि राष्ट्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, राज्यों का विकास करने के लिए। और विकेंद्रीयकरण क्या है? विकेंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बहुत सारे कारकों के परिणाम स्वरूप पैदा हुई, जैसे केंद्र अपने कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए तथा कार्यों का प्रशासन करवाने के लिए केंद्र राज्य पर निर्भर रहता है, जिससे अगर केंद्र कोई कार्यक्रम लागू करता है तो उसको पूरा करने का कार्य उस राज्य के का प्रशासन करता है। वहाँ के सरकारी जो मुलाजिम हैं वो उसे पूरा करते हैं। आगे पढ़ते हैं। केंद्र की शक्तिशाली साधन क्या है? योजना और अनुदान, जो केंद्र प्रत्येक राज्य को देता है। योजनाएं भी देता है राज्य को और अनुदान भी देता है, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दिनों में केंद्रीय सरकार की शक्तियों में लगातार विस्तार हुआ, जिससे राज्यों के कुछ अधिकार क्षेत्र केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आ गए। ऐसा तब हुआ जब केंद्र द्वारा विधायी और कार्यकारी कार्यवाही की गई। संविधान के मूल रूप में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, जिसमें पहले मूल रूप में पहले संघ सूची में 97 विषय आते थे, जो विधायी कार्रवाई के बाद 99 विषय हो गए। राज्य सूची में 66 आते थे, जो बाद में 62 रह गए। और समवर्ती सूची
कार्रवाई से पहले 47 विषय आते थे समवर्ती सूची में, जो बाद में 52 विषय हो गए। ये समवर्ती सूची के विषय में बढ़ोतरी हुई है, हम देख सकते हैं। अब जान लेते हैं संघ सूची क्या हुई, जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाए, और राज्य सूची क्या हुई, जिन पर राज्य कानून बनाए। पर समवर्ती सूची क्या है वो पढ़ते हैं। समवर्ती सूची में कहने को तो केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। अधिकार क्षेत्र किसका है कानून बनाने का, दोनों का मिलकर। परंतु यदि इसमें विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्र कानून, जो केंद्रीय कानून होगा वही मान्य होगा। इसलिए हम समवर्ती सूची को दूसरी संघीय सूची भी कह सकते हैं, क्योंकि यह संघ पर आधारित है। इसका निर्णय कौन लेता है कानून का, संघ लेता है, केंद्र लेता है। आगे पढ़ते हैं। राज्य को इसी प्रकार कार्य करना होता है कि वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय केंद्र के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश ना करें। मतलब वो अपना काम करते रहे पर केंद्र के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे, प्रवेश ना करे। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर विशेष परिस्थितियों में कानून निर्माण करने की शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती है। अब अनुच्छेद 49 के अनुसार क्या है कि यदि किसी राज्य में विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए, आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए या फिर हिंसा हो जाए, तो कोई भी विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, उसमें कौन कानून बनाएगी, वो कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को है। यानी कि यहाँ पर अधिकार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया किसने, केंद्र ने राज्य के अधिकार क्षेत्र पर। दूसरा अनुच्छेद 3 है जिसमें भारतीय संसद को राज्य के किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए एक पक्षीय आधार देता है। यानी कि अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को अधिकार है कि वह राज्य के किसी भी अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है और उसे यह एक पक्षीय अधिकार है। आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार योजना आयोग के द्वारा केंद्रीकृत योजना बनाना भी इसी बात का सबूत है कि इन योजनाओं के कारण केंद्र के विषयों में वृद्धि हुई है। यानी कि केंद्र के जो अधिकार क्षेत्र है वो बड़े हैं। जैसे कार्यकारी प्रक्रिया के द्वारा केंद्र के विषयों यानी कि अधिकार क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। कृषि, मत्स्य उद्योग, जल संरक्षण, लघु सिंचाई, क्षेत्र विकास, ग्रामीण पुनः निर्माण, आवास आदि। जबकि ये जो क्षेत्र है वो पूर्ण रूप से राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, पर राज्य का अधिकार क्षेत्र का हनन हुआ है। किसने किया है, केंद्र ने किया है, योजना आयोग बनाकर। आगे पढ़ते हैं। योजना आयोग, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई। कैसे की गई योजना आयोग की स्थापना, मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा की गई। शुरुआत में इस आयोग को देश में उपलब्ध साधनों या संसाधनों का अधिक से अधिक सही उपयोग यानी सदुपयोग करने के लिए योजनाएं बनाने का कार्य सौंपा गया था कि भारत में जितने भी संसाधन हैं जो अधिक मात्रा में है उनका सही ढंग से उपयोग करके योजनाएं बनाए कि लोगों को पता चले कि हमारे जो भारत में संसाधन है उनका सही ढंग से और अत्यधिक उपयोग करें, उनको यूज़ करें और अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाए। यह कार्य मिला था योजना आयोग को। योजना आयोग के बनने से वित्तीय आयोग पर प्रभाव पड़ा। अब अगर हमने योजना आयोग देखा है
समझ लिया है हमने योजना आयोग। अब हम वित्त आयोग को समझते हैं कि वित्त आयोग पर कैसे प्रभाव पड़ा है योजना आयोग के बनने से। तो चलिए वित्त आयोग पढ़ते हैं। वित्त आयोग शुरू करने से पहले आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा योजना आयोग को। वित्त आयोग संविधान के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिशों पर राजस्व के साधन राज्यों में बांट दिए जाएंगे। मतलब संविधान के अनुसार यह कहा गया था कि जो राज्य को राजस्व के साधन बांटेगा वो कौन बांटेगा? वित्त आयोग बांटेगा। परंतु व्यवहारिक रूप कुछ अलग ही है। वित्त आयोग का कार्य अब केवल राजस्व के बंटवारे को सारणीबद्ध करना ही रह गया है। मतलब बंटवारे में जो राशि दी गई है उसकी सूची बनाना ही रह गया है, क्योंकि योजनाबद्ध विकास के लिए पूंजीगत संसाधनों का बंटवारा अब योजना आयोग की सिफारिशों पर ही किया जाता है। योजना आयोग वह कार्य करती है जो संविधान के अनुसार वित्त आयोग का था, यानी कि योजना आयोग ने वित्त आयोग का अधिकार क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि योजना आयोग द्वारा योजनाबद्ध विकास करने के लिए या विकास की प्रक्रिया शुरू किए जाने से सारी शक्ति जो है वो केंद्र के पास आ गई है। सारी शक्ति किसके पास आ गई है? केंद्र के पास आ गई है। योजना आयोग केंद्र सरकार के एक अंग के रूप में राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में भी विभिन्न तरीकों या हथकंडों से हस्तक्षेप करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार राज्य सरकार के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विशेष रूप से केंद्रीय प्रायोजक स्कीमों का निर्माण करती है, जिसके द्वारा वह राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सके। और यह हस्तक्षेप सिर्फ अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु धीरे धीरे भूमि सुधार कार्यक्रमों एवं वित्तीय स्रोतों से संबंधित विवादों के कारण भारतीय संघवाद उलट गया है। धीरे धीरे जो सुधार हो रहे हैं भूमि कार्यक्रमों के कारण और जो वित्तीय स्रोत है उससे संबंधित विवाद हो रहे हैं, जिसके कारण से संघवाद उलट गया है। 1977 के बाद भारतीय संघ की स्थिति विकेंद्रित संघीय राज्य व्यवस्था के रूप में परिवर्तित दिखाई देती है। किसके रूप में दिखाई देती है? विकेंद्रित संघीय राज्य व्यवस्था, जिसका कोई केंद्र ना हो। इसका मुख्य कारण राजनीतिक दलों की बढ़ती संख्या है, क्योंकि अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें बन गई है और राज्य के साथ साथ केंद्र में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि इन पार्टियों के अभाव होने के कारण, अगर इन राज्य क्षेत्रीय दलों का अभाव हो गया, उसके कारण क्या होगा? ना तो केंद्र सरकार बन सकती है और ना ही राज्य सरकार बन सकती है अगर ये क्षेत्रीय दल खत्म हो गए तो। इनका महत्व अब प्रधानमंत्री की नियुक्तियों पर भी काफ़ी पड़ने लगा है। इनसे प्रधानमंत्री की नियुक्तियों का जो निर्णय होता है उन पर भी इन क्षेत्रीय दलों का प्रभाव पड़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के कारण राजनीतिक दलों के नए नए समीकरण बनते जा रहे हैं। नए नए नेता सामने आ रहे हैं जिनके साथ कांग्रेस मिलकर नए समीकरण बना रही है। इन दलों के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि नहीं है। इनका मानना है दल हित सर्वोपरि है। ये दल हित को सर्वोपरि मानते हैं। क्षेत्रीयता की भावना के कारण ये राजनीतिक दल राज्य और क्षेत्र की राजनीति में महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भूमिका अदा कर रहे हैं।
इसीलिए ये बहुत प्रयास करते हैं कि इनकी क्षेत्र व राज्य में स्वयं शासन लागू हो। ये स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सब शासन की मांग करता है कि केंद्र का शासन ना होकर राज्य का शासन हो पूर्ण रूप से। तो स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं ये क्षेत्रीय दल। राजनीतिक दलों की गठन प्रक्रिया अब विचारधारा पर आधारित नहीं होती, बल्कि वे क्षेत्रीय, धर्म, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और तो और स्वार्थों पर भी आधारित होती है। स्वार्थ के कारण भी यह क्षेत्रीय दल बनाते हैं। इसके कारण भी संघवादी संरचना पर प्रभाव पड़ रहा है। बहुत से राजनीतिक दल टूटते जा रहे हैं, उनमें बिखराव की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और इन दलों के ना होने के कारण ना तो केंद्र में सरकार बनेगी और ना ही राज्य में। दलीय व्यवस्था के इस रूप के कारण ही विकेंद्रीय संघीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। दलीय व्यवस्था के इस रूप के कारण ही विकेंद्रीय संघीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। केंद्र राज्य सरकारों से अधिक समय तक मनमानी नहीं करा सकता, वो मनमानी नहीं कर सकता। केंद्र राज्य सरकारों के साथ मनमानी नहीं कर सकता ज़्यादा समय तक, ये हमें याद रखना है। प्रशासनिक सुविधा एवं एकता के उद्देश्य से गठित हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था में सुविधा और एकता, प्रशासनिक सुविधा और एकता के उद्देश्य से गठित हुई है हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था, जिसमें गठबंधन से बनी सरकारों की वजह से केंद्र व राज्यों में आपसी निर्भरता समकालीन संघवाद का मूल लक्षण है। आपसी निर्भरता यानी कि गठबंधन की सरकार जो कांग्रेस बनाती आ रही है, यदि उसका बहुमत साबित नहीं होता किसी राज्य में, तो वह वहाँ के क्षेत्रीय दल के साथ मिलकर गठबंधन बनाकर सरकार का निर्माण करती है, जिससे कि जो प्रेजेंट में संघवाद है, समकालीन संघवाद का मूल लक्षण क्या है? गठबंधन की सरकार। इसीलिए संघीय व्यवस्था में कई सुधार करने की आवश्यकता है। संघीय व्यवस्था में कई सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे वास्तविक स्थिति में स्वशासन लागू करना तथा अखिल भारतीय चरित्र को समझते हुए शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीयकरण कर संघीय व्यवस्था के कार्यात्मक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अखिल भारतीय चरित्र को समझते हुए शक्ति का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण कर संघीय व्यवस्था के कार्यात्मक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो इसी टॉपिक पर आधारित है, शॉर्ट में है ये। प्रश्न पढ़ लेते हैं। भारत में संघीय तंत्र के कार्यचालन पर चर्चा करें। संघीय तंत्र के कार्यचालन पर चर्चा करें। शॉर्ट आंसर है, पढ़ते हैं चलिए। भारतीय गणतंत्र के अपने प्रारंभिक शासनकाल, शुरुआती जो शासनकाल में क्या हुआ था, भारतीय संघ ने केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध बने। जो भारत में संघ है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच प्रारंभिक शासनकाल में अच्छे संबंध बने, जिससे केंद्रीकरण की प्रवृत्ति सामने आई। चौथे आम चुनाव तक यह स्थिति रही, यानी कि 20 साल, 5 साल का गैप होता है हर चुनाव के बाद बीच में, तो यानी कि 20 साल तक यह स्थिति रही। इसके बाद शक्ति का संतुलन राज्यों की ओर झुकने लगा और सहयोगी संघवाद का युग आया। सहयोगी संघवाद का युग आया कब? 20 साल बाद, जो जून 1975 से मार्च 1977 तक एकात्मक राज्य में परिवर्तित हो गया। छठे लोकसभा चुनाव के बाद
जब केंद्र व राज्यों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें बनी तो भारतीय संघ में सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था का रूप ले लिया। भारतीय संघ ने क्या ले लिया? सौदेबाजी वाले संघीय व्यवस्था का रूप ले लिया। ये आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा और पूरा ध्यान से पढ़िएगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, देखते रहिए मेरे आने वाले सभी वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।